लाख टके की बात में अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, लेकिन चीन से जो भीख में टैंक मिले हैं उस पर भी इस तरीके से इतरा रहा है, गर्व कर रहा है जैसे मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, मानो पाकिस्तान की जमीनी हकीकत पूरी दुनिया को पता ही ना हो। चीन से खैरात में मिले टैंक पर जश्न मनाता पाकिस्तान। उधार के हथियारों के दम पर फतह के सपने देखता पाकिस्तान। बीजिंग के लाल हुक्मरानों की खैरात और भीख में मिले टैंकों को लेकर पाकिस्तानी आर्मी किस तरह जश्न मना रही है, यह तस्वीरें इसकी गवाह है। टैंक अल खालिद 1 को लेकर पाकिस्तानी आर्मी खासी जोश में है, जबकि दुनिया जानती है कि चीन साल 1990 से ही पाकिस्तान को टैंक बनाने की तकनीक दे रहा है। पहले अल खालिद टैंक और अब अल खालिद 1 टैंक के जरिए चीन पाकिस्तान को दोयम दर्जे के टैंकों की सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान और आर्मी इन्हीं हथियारों के दम पर हसीन सपने देखने में लगी है। लगता है पाकिस्तानी आर्मी पैटर्न टैंकों का हश्र भूल गई है। इन टैंकों के दम पर साल 1965 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पश्चिमी सीमा को लांघने की जरूरत की थी, लेकिन परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के पराक्रम के आगे पैटर्न टैंक पस्त हो गए थे। हिंद के एक अकेले रणबांकुर अब्दुल हमीद ने अपने हौसले की बदौलत पाकिस्तान के पैटर्न टैंक की कब्र खोद दी थी। पैटर्न टैंकों के मुकाबले अपनी गन माउंटेड जीप की बदौलत अब्दुल हमीद ने आधा दर्जन पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। इसलिए बुज़दिल बाजवा और उसकी फौज को याद रखना चाहिए कि जंग हौसले से जीती जाती है, हथियारों से नहीं, और उन हथियारों के दम पर तो बिल्कुल नहीं जो उधार और भीख में मिलते हैं। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की दहशतगर्दी की, साजिश की। जम्मू कश्मीर से यूपी तक दहशतगर्दी का षड्यंत्र रच रहा है पाकिस्तान। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुल्क अलर्ट पर है। पाक फौज और आईएसआई की दहशतगर्दी की साजिश। यूपी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का षड्यंत्र। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तालिबानी साजिश। यूपी में सुरक्षा कड़ी की गई। कश्मीर में लगातार मात खा रहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को आतंकी आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमले के लिए पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी ने 20 तालिबानी आतंकियों को जलालाबाद में ट्रेनिंग दी है। आईएसआई तालिबान और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हमले के लिए करने का षड्यंत्र रच रही है। इन आतंकियों के घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर यूपी और खासकर अयोध्या है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन को निशाना बना सकते हैं आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अयोध्या में 5 अगस्त को हमले में नाकाम रहे तो स्वतंत्रता दिवस पर हमला कर सकते हैं। 5 अगस्त को जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद किस तरह की सतर्कता रखी जाए। और इसके पहले हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर जब फैसला दिया था तो जिस तरह की सुरक्षा देखने को मिली थी, एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि उसी तरह की सुरक्षा पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या समेत दर्जन भर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी जम्मू कश्मीर में अलर्ट के बाद राजधानी दिल्ली में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात जम्मू कश्मीर की। कश्मीर घाटी से धारा 370 को खत्म किए 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस 1 साल में कश्मीर की फिजा बदली है। यहां अमन चैन की नई सुबह हुई है, क्योंकि आज घाटी में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। धारा 370 के खात्मे के 1 साल के भीतर कश्मीर घाटी में आतंकी पनाह मांगने लगे। जब से कश्मीर को धारा 370 से आजादी मिली, तब से घाटी में गदर मचाने वाले दहशतगर्दों की शामत आई हुई। इसी का नतीजा है कि कश्मीर में आतंकी अपने बिल में छिप गए। घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी। जन्नत को जख्म देने वाले मारे जा रहे हैं। जहाँ पर शांति रहे तो उसको रोटी अच्छी हजम होती है, जहाँ पर तकरो गारत हो तो उसको नींद अच्छी आती है।
जहाँ पर कोई ना कोई खराबी हो जहाँ की सिस्टम के अंदर, तो उनको मुझे लगता है कि चैन नसीब होता है। मगर हम ज़्यादा देर उनको ये चैन लेने नहीं देते, ये चैन उनको नसीब होने नहीं देते। कि कश्मीर के युवाओं का आतंकी संगठनों से मुंहभंग होने लगा है। एक साल में आतंकी संगठनों में कश्मीरी युवाओं की भर्ती में 40% की कमी आई। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस साल के 6 महीनों की बात करें तो 150 के करीब मिलिटेंट्स जो हैं अभी तक मारे गए हैं। वहीं सबसे सक्सेसफुल महीने की अगर हम बात करें वो जून का महीना है, जहां जून के महीने में 48 मिलिटेंट्स मारे गए। वहीं पूरे साल में 6 टॉप कमांडर्स जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश ए मोहम्मद के अभी तक मारे गए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की कमी आई। पिछले साल जनवरी में 15 जुलाई तक घाटी में 188 आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हुई थी। वहीं इस साल इसी दरमियान 120 आतंकी घटनाएं हुई। इस दौरान 2019 में 126 आतंकी मारे, जबकि इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 136 आतंकियों का खात्मा किया गया। आतंकवादियों का सफाया लगातार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग एरिया में यहाँ पर कर रही हैं। यही कारण है कि वो आतंकवादी जो हैं वो अब बौखलाए हुए हैं। साफ है कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हो रही है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान सरहद पर फायरिंग कर रहा है। लेकिन हिंद के रणवीरों के हौसलों के आगे पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आतंकवाद की कमर टूट रही है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान बौखला रहा है, जो लगातार नई नई साजिशें रच रहा है। और अफसोस की बात तो यह कि कुछ जम्मू कश्मीर के नेता भी पाकिस्तानी जुबान में पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। 5 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई थी। देश के दुश्मन 5 अगस्त को बड़ी साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान धारा 370 हटाने के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, लेकिन कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उनके बयान हैरान करने वाले हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के संविधान में काला दिवस है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला भी 370 हटाने के खिलाफ बयान देते रहे हैं। एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था, मैं राज्य की विधानसभा का नेता रहा हूं। कभी ये सबसे मजबूत विधानसभा थी, जो अब देश की सबसे शक्तिहीन विधानसभा बन चुकी है। इसलिए मैं इसका सदस्य नहीं बनूंगा। राज्य का दर्जा बहाल होने तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, दोनों जम्मू कश्मीर की सियासत में परिवारवाद का प्रतीक हैं। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद अपनी स्वार्थ की सियासत के लिए ये लोग धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डांस का एक और वीडियो शेयर किया है और 7 घंटे में ही इस वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। हिंदुस्तान के लिए यह गौरव का दिन है। दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। पिछले कुछ सालों में बाघों के संरक्षण में भारत ने ऐतिहासिक सफलता भी हासिल की है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। एक अलग तरह का रॉयल ग्लैमर है रॉयल बंगाल टाइगर में। बेखौफ रौबीला अंदाज, गुर्राहट ऐसी कि जंगल थर्रा उठे। कहते हैं बाघ जिस इलाके में रहते हैं वहां सिर्फ बाघ ही उन्हें चुनौती दे सकते हैं। दुनिया के 70% बाघ अकेले हिंदुस्तान में हैं। बाघ संरक्षण के लिए हिंदुस्तान में जो कदम उठाए गए हैं वो बेमिसाल हैं। भारत में बाघ फल फूल रहे हैं। जंगल में इनकी मौजूदगी हिंदुस्तान को खास पहचान देती है। 2014 से 2018 के बीच हिंदुस्तान में बाघों की संख्या में 33% का इजाफा हुआ है। 2014 में हिंदुस्तान में बाघों की संख्या 2226 थी। 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो चुकी है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत में पिछले कुछ सालों में बड़े अभियान चलाए गए। 1973 में भारत में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। अब इनकी संख्या 50 हो चुकी है। भारत के 50 टाइगर रिजर्व में 1923 बाघ हैं, यानी 35% बाघ अभी भी टाइगर रिजर्व के बाहर हैं। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी पूरे मुल्क के लिए गर्व की बात है। जानकार
बाघों के संरक्षण के लिए और भी बड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर, लेकिन पूरी दुनिया में बाघों की तस्वीर क्या है वो हम आपको फटाफट बता देते हैं। आज का दिन बाघों के लिहाज से वर्ल्ड टाइगर डे है और क्या कुछ उपलब्धि पूरी दुनिया में है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं वो आप जरा फटाफट समझ लीजिए। पूरी दुनिया में तकरीबन 4200 बाघ मौजूद हैं। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया में तकरीबन 4200 बाघ मौजूद हैं। दुनिया के 13 ऐसे देश हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन गौरव की बात यह कि हिंदुस्तान में दुनिया के 70% बाघ रहते हैं। अकेले हिंदुस्तान में भारत में 8 साल में बाघों की आबादी में 74% का इजाफा देखा गया है। यकीनन एक बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के लिए 74% का ये इजाफा। साल दर साल अगर आप देखें तो 2010 में जहां हिंदुस्तान में बाघों की संख्या 1706 थी, वो अब 2018 तक आते आते 2967 हो चुकी है, लगभग दुगने होने की कतार पर है। उसी दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जा रहे हैं, बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, 526 बाघ अकेले मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर जहां पर 524 बाघ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र 312 बाघ, तमिलनाडु में भी 264 बाघ मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान में है बाघों की। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी खबर है, खुशी देने वाली खबर है। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब के मक्का शहर में आज से पवित्र धार्मिक यात्रा हज की शुरुआत हो गई। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार के हज में जायरीनों की संख्या को काफी कम कर दिया गया है। सऊदी अरब के शहर मक्का में आज से हज का आगाज हो गया। आमतौर पर हज के दौरान मक्का शहर में 25 लाख जायरीन आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 10,000 लोगों को ही हज की इजाजत दी गई। इनमें से करीब 2/3 हज यात्री सऊदी अरब में मौजूद विदेशी हैं, बाकी सऊदी नागरिक। हज को लेकर इस बार खास गाइडलाइंस जारी की गई है। हज यात्रियों को फेस मास्क लगाना होगा, नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यात्रियों को हज से पहले और बाद में क्वारंटीन में रहना होगा, जायरीनों को कोविड-19 की जांच भी करानी होगी। सऊदी सरकार इस साल सभी हज यात्रियों को भोजन, होटल, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करा रही है। सालाना होने वाली धार्मिक यात्रा हज से सऊदी अरब को अरबों डॉलर की कमाई होती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से हज को सीमित कर दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखा किया? क्या सुशांत के करोड़ों रुपए रिया ने हड़प लिए? ये सवाल सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि सुशांत के पिता ने पुलिस में रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पर कैंसर को हंसी और खुशी से प्रॉब्लम है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत सिंह के परिवार ने बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सुशांत को बंधक बनाकर रखने, दवा का ओवरडोज देने, मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की धमकी देने, सुशांत सिंह को परिवार से जबरदस्ती दूर करने, सुशांत का सिम कार्ड बदल देने और स्टाफ को बदलने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा नंबर 241/20। जी हाँ, ये मुकदमा नंबर है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर जो पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफआईआर तैयार किया है। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत के रुपयों के गलत इस्तेमाल और कई कीमती सामान चुराने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक रिया एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए यूरोप के टूर पर गई थी और वहीं पर उन्होंने सुशांत के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च किया। इतना ही नहीं, रिया ने सुशांत के खर्च पर यूरोप में छुट्टियां भी बिताई थी। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर विवड रेज रियल्टिक्स नाम की एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी के खातों की जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि सुशांत सिंह के निजी अकाउंट से 15 करोड़ रुपए इस कंपनी के अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इस अकाउंट में रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती भी पार्टनर है। इन कंपनियों की जांच अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस साझा तौर पर कर रही है। जैसे पब्लिक फैक्ट की एफआईआर हो गया है, एफआईआर है, पब्लिक डोमेन में है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जिनका सच जांच के बाद ही सामने आएगा। तो दूसरी तरफ सुशांत की मौत के मामले में बॉलीवुड से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो रही है। टी न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में कि आखिर कैसे वो सुर्खियों में आई। चुलबुली, खूबसूरत, स्क्रीन पर दिलकश मुस्कान और शोक अदाओं से अपने फैंस का दिल जीतने वाली रिया चक्रवर्ती से नाराज हैं सुशांत सिंह का परिवार और उनके फैंस। आत्महत्या से पहले सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशन में थे और सुशांत की मौत के बाद रिया पर लगातार सुशांत का इस्तेमाल करने और सुशांत को आत्महत्या तक के लिए मजबूर करने के आरोप लग रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आए रियलिटी शो स्कूटी 3 दीप से की थी। रिया एमटीवी के कई शोज को भी होस्ट करती नजर आई। साल 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म तोनेगा तोनेगा से अपने अभिनय करियर का डेब्यू किया। रिया ने 2013 में फिल्म मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड में एंट्री की। 2014 में फिल्म सोनाली केबल में सोनाली का लीड रोल भी रिया चक्रवर्ती ने निभाया। उसके बाद 2017 से 2018 तक रिया ने 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मी करियर में उन्हें अब भी कामयाबी का इंतजार है। फिल्मों में स्ट्रगल के साथ साथ रिया एड फिल्मों और मॉडलिंग के सहारे अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। सुशांत की जिंदगी में आने के बाद से रिया लगातार सुशांत के साथ रही थी, लेकिन सुशांत की आत्महत्या से चंद दिनों पहले रिया सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट को छोड़कर चली गई थी। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही।